नमस्कार, सर्च स्टोरी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के साथ। गुरुवार शाम 5 बजे व्यस्तम रामद्वार क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर के अंदर मुखर्जी नगर निवासी 40 वर्षीय रंजीत सोनी के अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद ही एसपी समीर यादव भी घटनास्थल पर आए। फॉरेंसिक टीम द्वारा तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं चली हुई गोली का सेल भी बरामद किया गया है। एएसपी समीर यादव ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक श्रुतलेख जागरण का संपादक भी था। अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर काम करते थे आरटीआई के अंतर्गत जानकारी लेने का रंजीत सोनी, इनकी यहाँ पर गोली मार करके हत्या की गई है। प्राइमा फेसी पुलिस ने अभी उनकी बॉडी को यहाँ पर से हॉस्पिटल भिजवा दिया है ताकि पोस्टमार्टम कराया जा सके। और इस मामले में हम अभी तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। जो भी फैक्ट्स होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे और शीघ्र ही जो आरोपी है उसको हम पकड़ेंगे। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं? जी, हम दिखवा रहे हैं आसपास जितने भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो सकते हैं या जो जिन लोगों ने देखा होगा घटना, उससे भी हम जानकारी लेंगे। बाइक में कुछ दस्तावेज मिले हैं, उससे कुछ अंदाजा लग रहा है? जी हाँ, बैग में कुछ दस्तावेज मिले हैं, उसके बारे में हम जानकारी अभी लेते हैं। आरटीआई से संबंधित हो सकते हैं क्या वो कागज? जी हाँ, जैसे यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया कि वो आरटीआई से जुड़े हुए थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। वो देखने में अभी और उसका एग्जामिन करने के बाद बता सकते। सर, ऐसे भीड़ भाड़ इलाके बड़े इलाके में इस तरह से गोली मार दी गई तो आसपास के लोगों ने भी किसी ने कोई देखा नहीं? हमला? बिल्कुल, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सीसीटीवी कैमरा के अलावा जो यहाँ पर पहले से लोग मौजूद थे या जिनकी यहाँ दुकानें हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से आरोपी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता का मर्डर होना एक बड़ी चुनौती है। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का है विषय, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। गोली लगी अभी सिर पर लगी है, हेड पर गोली मारी गई, सिर पर। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर एक बच्ची को कैंसर पीड़ित बताकर रुपए की मांग करने वाले को आरोपी संतोष गुप्ता को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रायपुर के एक बैंक खाते में रकम को जमा कराया था। आरोपी की लोकेशन सतना के चित्रकूट में मिल रही थी, इसीलिए एक टीम को रवाना किया गया। बता दें कि 29 मई को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर के नाम इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उस पर एक बीमार बच्ची का फोटो लगाकर रुपए की मांग की जा रही थी। इस पोस्ट को देखने के लिए बाद में कई लोगों ने इसे साझा भी किया था। क्या की गई है? ये जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है फेसबुक पर, उसमें इम्पर्सोनेशन करके आरोपी द्वारा एक फेक प्रोफाइल बनाया गया था। उस फेक प्रोफाइल के माध्यम से एक फोटोग्राफ पोस्ट करके उस बच्ची की बीमारी के इलाज हेतु जो है पैसे की मांग की गई थी सार्वजनिक पोर्टल से। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके उसमें जो आरोपी है उसको चिन्हित किया। चिन्हित करने के पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर ये सामने आया है कि व्यक्ति 29 वर्षीय व्यक्ति है और कबाड़ी का वो कार्य करता है। उसके द्वारा इस प्रोफाइल बनाकर जो है उसके अकाउंट में, वॉलेट में पैसा जमा करवाया गया है। उस राशि की भी पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है संबंधित वॉलेट से और उसको भी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पूछताछ चल रही है और भी अगर इस प्रकार का उसने कोई प्रोफाइल बनाया होगा या पैसा इस अकाउंट में डाला होगा तो पुलिस उसकी चिन्हित करने का प्रयास करेगी। सर, कितने ये इसने कब आईडी बनाई थी और कितने लोगों से ठगी कर चुका है, कितने लोगों ने पैसा जमा करवा लिया था कुछ सामने आया? ये इसी माह उसने आईडी बनाया है, लगभग 10-15 दिन पूर्व बनाया है और राशि जो है लगभग 50,000 अभी तक जानकारी जो पूछताछ में प्राप्त हुई है। लेकिन जो सही राशि है वो संबंधित जो वॉलेट है, बैंक है, उससे स्टेटमेंट लेने पर ज्ञात होगी और जिन लोगों द्वारा उसमें डिपॉजिट किया गया है उससे ये पता पड़ पाएगा कितने लोगों द्वारा उसने जो है पैसा डिपॉजिट करवाया है। क्या इससे पहले भी इसने किसी अधिकारी की या किसी नेता की ऐसी कुछ बनाई इसने आईडी के? हाँ, ये जानकारी मिल रही है कि पूर्व में भी इसने कुछ फेक आईडीज बनाई हैं जिसके माध्यम से पैसा कलेक्ट करने का प्रयास किया है। ये भी पुलिस देख रही है कि कैसे, कहाँ पर वो आईडीज हैं बनी हुई और क्या उनका यूआरएल है, तो वो भी पूछताछ करके सुनिश्चित हो पाएगा कि कितनी आईडीज उसने पूर्व में बनाई हैं। अगर कोई राशि उसके माध्यम से कलेक्ट हुआ है तो वो भी पुलिस जानकारी प्राप्त करेगी।
सर शहर में अभी देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता देहात क्षेत्र के बैरसिया थाने की पुलिस एक बार फिर दागदार हुई है। यह आरोप है कि वसूली के लिए एक युवक को 2 प्रकरणों में फंसाया गया। एक मामले में उससे 50,000 रुपये की वसूली भी की गई। अधिक रकम देने का दबाव बनाने वाले पुलिस आए दिन उसके घर पहुंचकर दबाव बनाती थी। बात नहीं मानने पर लड़के को घंटों थाने में बैठाया जाता था। इसी से तंग आकर युवक ने जहर खा लिया। बैरसिया पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष की ओर से सीएम हेल्पलाइन में की गई है। मैडम, बैरसिया थाना क्षेत्र में पुलिस से प्रताड़ित होकर एक युवक ने जहर खाया है, क्या पूरा मामला? ये बात जानकारी में आई है और इसकी मैं जांच करा रही हूँ। ज्ञात हुआ है कि इस व्यक्ति के ऊपर 3 मामले दर्ज हैं। 2 SC/ST के मामले हैं और एक साधारण मारपीट का मामला है, जिसमें पुलिस नोटिस शामिल कराने के लिए जाती रही है बार बार, और वो उपस्थित नहीं हो रहा था और शायद इसी कारण से उसने कुछ खा लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। अब उसका स्वास्थ्य कैसा है? कहाँ उसको एडमिट किया गया था? वो वहाँ से रेफ़र हुआ था हमीदिया और 2 घंटे के बाद वहाँ से वापस आ भी गया था। तो अभी स्वस्थ है वो। राजधानी भोपाल के खजूरी रोड स्थित वैष्णव मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के संचालक विवेक परिहार के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने अस्पताल में भर्ती उन सभी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा है जिनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत होना बताया गया। शिकायत में जानकारी प्राप्त हुई कि 62 फर्जी मरीज अस्पताल में भर्ती बताकर आयुष्मान योजना के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ले लिया गया है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी की रिपोर्ट पर वैष्णव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जहां पर आवेदन में हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो मरीज और हितग्राही नहीं थे उनका पैसा फर्जी बिलों द्वारा क्लेम किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ कर ली गई है। क्राइम ब्रांच शीघ्र ही इस संबंध में जांच पड़ताल और लोगों के कथन लेगी, पूछताछ बयान के आधार पर आगे की जो कार्रवाई हुई उसको करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, देश विभाजन के लिए अकेले जिन्ना ही नहीं नेहरू भी जिम्मेदार है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेसी आतंकवादियों के विरोध की नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। गृह मंत्री भोपाल नगर निगम में वोटर लिस्ट में नाम होने पर व्यक्ति किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे आग्रह को स्वीकार कर घर पधारे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमें विजय, विकास और सेवा का लक्ष्य मिला है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र फिर उजागर हो रहा है। देखो मित्रों, कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं आप। ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके 1 महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए। अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट देके पछता रहे होंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 54 लोग ठीक होकर अपने अपने घर और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस जो संपूर्ण प्रदेश में है वो 243 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण प्रदेश में है। संक्रमण दर वर्तमान में
हमारी 0.60 है, वहीं रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 7,169 हैं। जो अभी तक हमारे 24 घंटे में वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 60,926 लोगों को वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,37,805 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी, सोशल मीडिया एक बात बताएं आप मेरे को, सवाल खड़ा वो मोदी जी पर करते हैं, सवाल खड़ा वो देश पर करते हैं, सवाल खड़ा वो सेना पे करते हैं, सवाल खड़ा वो ईवीएम पे करते हैं, सवाल खड़ा वो वैक्सीन पे करते हैं। कभी आतंकवादियों पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने? अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों, ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान में 2 दिन पहले हुए गैंगवार में घायल भोपाल के फरार गैंगस्टर मुख्तार मलिक की मौत हो गई है। घायल मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया। शुक्रवार शाम 10 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसके खिलाफ कई थानों में 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। अनूपपुर जिले में जंगली भालू के हमले से एक वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। जिले के जेतहरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल लकड़ी लेने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। जेतहरी अंतर्गत गोबरी बीट के जंगल में अपने 5 साथियों के साथ लकड़ी बीनने गए 62 वर्षीय वृद्ध दस्सू पर भालू ने 2 बार निरंतर हमला कर दस्सू के सिर, गर्दन, पीठ, हाथ, पैर सहित शरीर के कई स्थानों पर दांत और नाखून से पकड़कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे बाकी 5 अन्य साथी जान बचाकर भाग गए। जब वो आया था तब स्थिति बहुत गंभीर थी। कई जगह पर चोटें थी उसको, है ना, सिर में थी, गर्दन में चोटें थी, पाँव एक पूरा ख़राब हो गया था उसका। मतलब कुल मिला के गंभीर स्थिति में ही आया था हमारे पास। हाँ, कल उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम फिर आज सुबह हुआ है उनका। गुना जिला अरोन क्षेत्र अंतर्गत देवरी पंचायत में चल रहा है अवैध खनिज उत्खनन। मौके पर जेसीबी मशीन सहित कई ट्रैक्टर ट्राली से हो रहा है अवैध उत्खनन। सर्च स्टोरी मीडिया टीम अपनी जान की बाजी लगाकर कर रही है विशेष कवरेज। इसकी जानकारी अभी कुछ ही देर पहले सर्च मीडिया स्टोरी के गुना कलेक्टर पुलिस अधीक्षक खनिज विभाग अधिकारी को दी गई है जानकारी। पुलिस अधीक्षक से प्रोटेक्शन की मांग भी की है। समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा निःशुल्क शिविर में बच्चों के बीच 5 या जल, वन, भूमि, जीव जंतु सहित पर्यावरण बचाने हेतु बच्चों के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वधर्म जनसेवा और मंच समिति मध्य प्रदेश कटनी के संयुक्त तत्वाधान में समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश पर आसपास के निवासरत बच्चों को शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, इसके तहत ही कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु मास्क लगाना क्यों अनिवार्य है, इससे होने वाली बीमारी से अवगत कराएं। बहुत बढ़िया, आप स्वच्छता पर संदेश दे रही हैं, है ना? पेड़ बना रही हैं आप, पानी दोगी ना, पेड़ लगाओगी तो? हाँ। जिला गुना शहर में लगे नगर पालिका क्षेत्र में गुना एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल, तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम द्वारा अवैध होर्डिंग बैनर को हटाया जा रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते अगर किसी राजनीति दल को शहर में होल्डिंग बैनर लगाने हो तो पहले इसकी परमिशन अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारियों से लेना जरूरी है। गुना एसडीएम वीरेंद्र बघेल ने सर्च स्टोरी ब्यूरो गुना राहुल चौरसिया से चर्चा करते हुए बताया कि आचार संहिता को देखते हुए होर्डिंग बैनर शहर में जो अवैध रूप से लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। सर, अभी जो अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रही है, जैसे आप खुद
यहाँ खड़े होकर शहर में अतिक्रमण हटवा रहे हैं, जैसे होर्डिंग बैनर जो लगे हुए हैं ये मकानों पे या नगर पालिका की सीमा में, ये किस संदर्भ में हो रहा है? ये भी आदर्श आचार संहिता नगरीय क्षेत्र में चुनाव हेतु लगी हुई है। इस संदर्भ में जितने भी इलीगल होर्डिंग्स बैनर्स और लगे हुए हैं उनको हटवाया जाएगा। तो सर ये जो आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी निरंतर गुना में? इलेक्शन जब तक है आदर्श आचार संहिता तब तक होर्डिंग बैनर हटाई जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका मानना है राजनीतिक दल भी, अन्य राजनीतिक दल भी इनको देख करके अपने अपने नेताओं को होर्डिंग बैनर लगा सकते हैं, सत्ता वाले या विपक्ष वाले? आदर्श आचार संहिता का पार्ट है, कहीं भी कोई भी इलीगल बैनर न लगे और जिसको भी लगाना है प्रॉपर परमिशन है नगर पालिका से लगाना। नारायवली और क्षेत्र विधायक प्रदीप लारिया के यहाँ आज पार्षदों का तांता लगा रहा। सबसे पहले ही अपने विधायक प्रदीप लारिया अपनी कार्यालय पहुंचे तो वार्ड के लोग टिकट की मांग को लेकर आरक्षण के बाद ओबीसी और सामान्य सीट भी है उसको लेकर 10 नंबर वार्ड से तैयारी कर रहे हैं। संतोष मिश्र के नेतृत्व में वार्डवासी टिकट की मांग को लेकर विधायक कार्यालय पहुंचे व विधायक के सामने सीट होने के कारण यहाँ के क्षेत्र ब्राह्मण को टिकट देने की पुरजोर ताकत से मांग रखी। और किस उद्देश्य से विधायक कार्यालय आप लोग आए? जी मैं कमल राठौर मेरा नाम है, वार्ड नंबर 6 में निवासरत हूँ मैं और भाजपा कार्यकर्ता हूँ। करीब 20-25 साल से मैं भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में और अन्य निम्न पदों पर चला आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक में भी हमारा राठौर समाज का मैं प्रदेश जिला संयोजक हूँ और अध्यक्ष भी हूँ और पहले भी कोषाध्यक्ष रह चुका और भिन्न भिन्न पदों पर रह चुका। और मैं गौशाला का यहाँ का जो गौशाला है उसमें मैं संरक्षक भी हूँ और अन्य धार्मिक मामले, धार्मिक काम, धार्मिक जो भी है, जो भी अपन से जो बन पड़ता है, सेवा भाव है हमारे मन में करने की, तो हम सेवा भाव के हिसाब से चाह रहे हैं कि हमें जनता की सेवा करने का भी एक अवसर मिले। और माननीय विधायक जी के पास भी हम लोग इसलिए आए हैं कि हमें राठौर हमारे समाज को थोड़ा मान्यता मिले, क्योंकि हम लोग को राठौर समाज से अभी तक कहीं टिकट नहीं मिला है यहाँ नारायवली विधानसभा में। जी भाई, सब किस मांग को लेकर आज विधायक कार्यालय आप लोग पहुँचे? हम लोग जो आगामी नगर पालिका चुनाव है और हम अपने वार्ड 10 की जो सामान्य वार्ड है उसकी बात रखने यहाँ आए थे। क्या आश्वासन यहाँ से मिला है और आपके वार्ड में पहले जो प्रत्याशी थे वो कौन थे? हमारे वार्ड में पहले पिछड़ा वर्ग था, बलवंत सिंह थे, ये जो 9 नंबर में निवासरत है। अभी हमारा वार्ड 10 नंबर स्थानीय सामान्य वर्ग हो गया है और जिसमें सामान्य की संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक, मतलब एक वर्ग विशेष ब्राह्मण समाज ज़्यादा है और सभी वर्ग हैं और सब अच्छे लोग हैं, भाजपा के समर्थक लोग हैं इसमें। और हम लोग बात रखने आए थे, हम थे, संतोष मिश्रा जी थे, हम सभी साथ में बात रखने आए थे कि जो वार्ड का आरक्षण है सामान्य, उसको आप ध्यान में रखें और जो हमारा वार्ड स्थानीय है 10 नंबर, उसकी प्रत्याशी को ही आप अवसर दें, ये निवेदन करने हम सभी आए। इस बार आरक्षण, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, सरकार ने आरक्षण जो रखा हुआ है, आरक्षण में कई सामान्य सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो क्या पुरजोर ताकत से सामान्य पर लोग वार्ड नंबर 10 जो सामान्य पुरुष सीट है, हम लोग उसी मसले पर चर्चा करने गए थे और इसके पूर्व भी विधायक जी के पास हम लोग गए थे और उनसे चर्चा हुई थी। उस समय भी उन्होंने आश्वस्त किया था, सभी वरिष्ठ जनों के सामने बात हुई थी कि मैं आरक्षण के साथ रहूंगा। और आज जो चर्चा हुई उनसे, उन्होंने आज भी आश्वासन दिया कि नहीं, हम उसी आरक्षण के साथ में रहेंगे और स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या मांग है इनकी? क्या अभी हाँ, कुछ लोग जरूर हमसे मिले हैं और उनका आग्रह टिकट के लिए तो कार्यकर्ता की इच्छा होती है और वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखते ही हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास होगा कि ज़मीनी स्तर पर सर्वे कराकर या नीचे के फीडबैक लेकर उसके आधार पर ही आने वाले समय में जो भी होगा निर्णय होंगे। तो फीडबैक लेंगे, पार्टी भी लेगी, पार्टी फीडबैक के आधार पर ही निर्णय करेगी। आरक्षण के बाद कहीं जो सीटें सामान्य हुई हैं, ओबीसी हुई हैं, इन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं लोग समाज को लेकर, इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, होना भी चाहिए, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब निर्णय हो जाता है तो फिर निर्णय के साथ में रहता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद अब नामांकन होना शुरू हो गया है। 30 मई से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 6 जून तक चलेगी।
7 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 10 जून तक वापसी आखिरी तारीख होगी। मंदसौर जिले में 3 चरणों में होंगे चुनाव, जिसमें पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा, वहीं तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न होगा। आज दिनांक 2 जून 2022 को ARO सेंटर नाहरगढ़ पर कुल 6 पंचायतों में से पंच के लिए 6 आवेदन और सरपंच के लिए 6 आवेदन आए, जिसमें से नाहरगढ़ पंचायत में सरपंच के लिए 2 आवेदन और 1 पंच के लिए आवेदन आया। कब तक ये प्रक्रिया चलेगी? ये प्रक्रिया दिनांक 6 जून 2022 तक चलेगी, क्योंकि इसका फॉर्म का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिनांक है। 7 तारीख को इसकी समीक्षा होगी, जो तहसील कार्यालय बताऊँगा। संस्कृति बचाओ मंच ने की प्रकाश झा पर FIR करने की मांग। गृह मंत्री और भोपाल के सांसद को किया था आश्वस्त। साथ ही बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच से भी कहा गया कि आने वाला पार्ट फिल्म आश्रम नाम से नहीं होगा। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आश्रम फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की गृह मंत्री से मांग की है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और संस्कृति बचाओ मंच के विरोध के चलते प्रकाश झा ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाला पार्ट फिल्म आश्रम के नाम से नहीं होगा, इसका टाइटल बदल दिया जाएगा। फिल्म आश्रम के तीसरे पार्ट का आज जो है प्रमोशन हुआ है और फिल्म आश्रम का तीसरा पार्ट आज से टाकीजों में और वेब सीरीज पर चालू हो गया है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रकाश झा, तुम हम लोगों से वादा खिलाफी कर रहे हो। तुमने माननीय गृह मंत्री जी को आश्वस्त किया था, नरोत्तम मिश्रा जी को, कि हम फिल्म का नाम बदल देंगे, टाइटल आश्रम नहीं रखेंगे। आपने प्रदेश हमारे भोपाल की सांसद, उन्हें भी आश्वस्त किया था, साधु संतों को भी आश्वस्त किया था कि हम फिल्म का नाम आश्रम नहीं रखेंगे। उसके बावजूद तुमने फिल्म आश्रम बनाकर, हमने संस्कृति बचाओ मंच और बजरंग दल आदि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। उस समय भी आपने हमको लोगों को आश्वस्त किया था कि हम फिल्म का नाम आश्रम नहीं रखेंगे। हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से, जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, साथ ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से प्रकाशन नहीं होना चाहिए। इस फिल्म को प्रतिबंधित मध्य प्रदेश में करना चाहिए। साथ ही माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी से निवेदन करूंगा कि प्रकाश झा के खिलाफ आप FIR करा के दंडात्मक कार्रवाई करें, जो कि हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के मिशन अंकुर अभियान के अंतर्गत इछावर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शासकीय मॉडल स्कूल इछावर में हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण में इछावर अनुविभागीय अधिकारी विष्णु प्रसाद यादव समापन के अवसर पर मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में विपरीत परिस्थितियों में कार्य के लक्ष्य प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं, यही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन को सफल बनाएंगे। कैसे बताएंगे कि बच्चा जिसको छुएगा, जो उंगलियों से जैसे बच्चों के लिए चित्रों के माध्यम से, ये 1 है, ये 2 है, पेंसिल के माध्यम का चित्र बना सकते हैं। ये बच्चों को बताइए। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।